हेलो बच्चों। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं जो अपने 2024 बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो ये बनाऊं और कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं जो भी मेरे मन में चल रही हैं। देखो बच्चों, जैसा आप जानते हो कि आपका अब जुलाई का महीना भी ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है। तो अगर मैं आपके पास रिमेनिंग टाइम की बात करूँ तो 15 दिन आपके पास अब जुलाई के बचे हुए हैं। उसके बाद आपके अगस्त का महीना जब स्टार्ट होगा तो उस एक महीने के बाद आपके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में मोस्टली स्कूलों के अंदर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। यानी कि जब आप सितंबर के महीने में पहुंचोगे तब आपके स्कूल में डेफिनेट सी बात है कि कोई ना कोई हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अवश्य होंगे, जिसमें आपका लगभग 60 to 70% स्कूल वाले सिलेबस ज़रूर देते हैं, क्योंकि स्कूल वालों को तो जल्दी से भागना होता है और फटाफट वो सितंबर में आपको 70 या 80% सिलेबस दे देंगे। अब आपके ऊपर प्रेशर होगा कि स्कूल का एग्ज़ाम देना भी कंपलसरी है। अपनी सेल्फ स्टडी या ट्यूशन में अगर जा रहे होंगे तो वहाँ पर इतना सिलेबस ऑब्वियसली अभी तक होता नहीं है, या होता भी है तो उतनी क्वालिटी नहीं होती है। तो आपके ऊपर सितंबर में हाफ ईयरली का प्रेशर आएगा। देन उसके बाद आपको बचेंगे सिर्फ 2 महीने, अक्टूबर नवंबर, जिसके अंदर आपको अपना रिमेनिंग सिलेबस ख़त्म करना है। स्कूल वाले भी ख़त्म करेंगे, ट्यूशन वाले भी ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जो आपके पास दिसंबर का महीना होगा उसमें होंगे आपके प्री बोर्ड्स 1, और जनवरी के महीने में होंगे आपके प्री बोर्ड्स 2, या लगभग दिसंबर जनवरी का 2 महीने के समय को आप मान लीजिए कि आप अपने स्कूल के किसी ना किसी एग्ज़ाम में व्यस्त रहेंगे। देन उसके बाद फरवरी के महीने को तो आप काउंट ही मत करो फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फरवरी के महीने में आपसे आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स, आपके प्रैक्टिकल्स, ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी, और मार्च के अंदर तो आपके एग्ज़ाम शुरू हो ही जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बच्चों बेसिकली ये है कि जब आप अब प्लानिंग करें अपनी, तो अब रिवर्स कैलकुलेट करके अपनी सारी प्लानिंग को करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप यहाँ पर अगर आप देखो, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम अपनी तैयारी के समय को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, लगभग 15 दिन आप मान लो अभी जुलाई के हैं, अगस्त का महीना मान लो आपके पास है, लेकिन सितंबर में आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और थोड़ा स्कूल का प्रेशर जो रहेगा उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा, 15 दिन तो उसमें ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा और ये वो है। देन आपके पास इफेक्टिवली अक्टूबर और नवंबर का समय रहेगा। दिसंबर जनवरी के हम प्रिपरेशन के महीने में ना ही गिने तो बेटर है, क्योंकि आइडियली दिसंबर जनवरी में आपको जब अपने प्री बोर्ड्स देने हैं तो उस टाइम पर तो आपके रिविजन्स चलने चाहिए, या उस टाइम पर तो आपकी मॉक सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस चलनी चाहिए, राइट। उससे पहले आपको अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। तो अगर हम ऐसे रिवर्स कैलकुलेट करके देखें कि हमारे पास कितना समय है, तो आप देखो बच्चों, लगभग आपके पास टेंटेटिवली 3 महीने और 15 दिन, यानी कि अगर हम राउंड अबाउट बना ले तो आपके पास 100 डेज़ का ये ब्लू कलर का जो हमारा पोर्शन है वो दिन बचते हैं। यानी कि आपके पास 100 डेज़ ऐसे हैं जिसमें आप प्रिपरेशन करोगे, है ना, सिलेबस ख़त्म करोगे, चीज़ें पढ़ोगे, समझोगे। इसमें हम रिवीजन वगैरह या एग्ज़ाम के दिनों को नहीं काउंट कर रहे। अब देखो, अगर आपके पास 100 दिन हैं और आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो मेनली अपने, तो आपको अब इतनी मैथमेटिक्स तो आप जानते हो कि आपको 5 सब्जेक्ट अगर कवर करने हैं, तो ऐसे देखा जाए तो पर सब्जेक्ट सिर्फ आपके पास 20 दिन है। यानी कि 20 दिन में आपको अकाउंट्स का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, 20 दिन में मैथ्स का सिलेबस ख़त्म करना है, 20 दिन में इकोनॉमिक्स, 20 दिन में इंग्लिश, जिसमें अभी आपको मतलब आप खुद अगर एनालाइज करो कि 20 दिन अगर कोई ये बोल दे कि अगले 20 दिन में पूरा अकाउंट्स का सिलेबस ख़त्म करना है, तो कितना चैलेंजिंग टास्क हो गया, ये कितना मुश्किल टास्क लगेगा अगर ऐसे सोचा जाए कि 20 दिन है बस। लेकिन इसीलिए हमें ये कैलकुलेशन करनी और सोचना ज़रूरी है कि हमारे पास वाकई में टाइम जो है वो कम है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें मेरी आपसे यही राय है, आपको यही सजेशन है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस आप उन सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में अलग से एक प्रॉपर चार्ट पेपर में लिखिए। जैसे एक टेक्निक मैं हमेशा से सिखाता हूँ बच्चों को, जिसको बोलता हूँ चेकलिस्ट बनाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश की बात अगर करें, इंग्लिश में आपके टोटल लेट से 10 चैप्टर्स हैं, तो आप उन 10 के 10 चैप्टर्स की संख्या नंबर ऐसे लिख लीजिए। अब उसके बाद जब चेकलिस्ट बनाई जाती है बच्चों, तो उसके आगे आप लगभग 10 या 11 कॉलम्स ऐसे बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि 10%, 20%, 30%, 40%, इस तरह से ऊपर आप हेडिंग दे दीजिए। हर सब्जेक्ट का इस तरह का एक चार्ट पेपर बना लीजिए, 100% तक ले जाइए।
अब जैसे मान लेते हैं आपने चैप्टर 1 इंग्लिश का बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन टेक्निक, मतलब आपको खुद इवैल्यूएट करना है, कोई नहीं बताएगा आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि चैप्टर 1 मेरे को बहुत अच्छे से आता है तो उसमें आप अपने टिक लगा लीजिए, लेट से 70%। चैप्टर 2 मान लो आपको कम आता है, आपको लगता है उसमें मुझे सिर्फ 30% आता है, तो टिक लगा लीजिए। इस तरह से आपकी एक चेकलिस्ट बन जाएगी सब्जेक्ट वाइज। कुछ चैप्टर्स आगे होंगे, कुछ चैप्टर्स पीछे होंगे, कुछ खाली होंगे, इस तरह की मतलब आपको अपनी एक सब्जेक्ट वाइज चेकलिस्ट नज़र आनी शुरू हो जाएगी हर सब्जेक्ट की, पाँचों सब्जेक्ट की। तो बच्चे देखो, अब हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स अभी तक नहीं हुए हैं, कौन से चैप्टर पीछे चल रहे हैं, और ये वैल्यूएशन आप ही कर सकते हो। कोई भी टीचर आपके बिहाफ पे ये काम नहीं कर सकता, या आप किसी दूसरे से कंपेयर करके नहीं कर सकते। आपके दोस्त का हो सकता है कोई और चैप्टर अच्छा हो, आपका वाला वीक हो, आपका कोई और चैप्टर अच्छा हो, किसी दूसरे वाले का कोई और चैप्टर वीक हो, तो आपको अपना एवेल्यूएशन खुद करना चाहिए। जब एक बार आपने ये एवेल्यूएशन कर लिया प्यारे बच्चों, तो आपको अब डिवाइड करना चाहिए। और मैं तो आपको फिर से सलाह दूंगा, अपने वीकली टारगेट्स बनाओ एक हफ्ते के, क्योंकि अगर आपकी चेकलिस्ट लेट से इंग्लिश की इस तरह से नज़र आ रही है, तो जो इसमें खाली एरिया बचा है एक तरह से वो आपका टारगेट है, आपको वो फिल करना है। जितना भी ये खाली एरिया बचा है टेक्निकली ये आपको फिल करना है, और आपके पास टाइम कितना है ये आप जानते हो, रिवर्स कैलकुलेट करना है। तो अब आपको रिमेनिंग टाइम के अंदर इस पूरे रिमेनिंग सिलेबस को फिट इन करना पड़ेगा कि अगर लेट से आपके पास 20 दिन आ रहे हैं और एक दिन में आप 8 से 9 या 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो आपके पास 200 घंटे हैं लेट से इकोनॉमिक्स या इंग्लिश या मैथ्स को ख़त्म करने के लिए। और उसमें कितना सिलेबस आपका अभी बच रहा है उसको प्लेस करो, उसको सोचो कि ठीक है मेरे को इसमें इतना सिलेबस करना पड़ेगा। अपना एक पूरा प्लानर लेकर चलो। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन टीचर के साथ वो प्लानर डिस्कस करो कि हमारा कोर्स कब तक ख़त्म होने वाला है, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। या जो सब्जेक्ट आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें खुद से ये चेकलिस्ट बनाओ, खुद से एवेल्युएट करो कि नवंबर तक मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है। समझ रहे हो बात? और सीरियसनेस समझना इस बात की कि आपके कुछ महीनों के कुछ दिन प्रिपरेशन के लिए नहीं होंगे। आइडली आपको नवंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म करना ही है बच्चों, क्योंकि मैं इसका 1-2 रीज़न और बताता हूँ। अक्टूबर के आसपास आके CBSE के सैम्पल पेपर्स, हमारी बुक्स भी लॉन्च हो जाती हैं और CBSE अपने ऑफिशियल पेपर्स निकाल देता है। अलग अलग बच्चों के मतलब आप कह सकते हो सैम्पल पेपर्स जिसको बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करने का समय आ जाता है क्योंकि कोर्स ख़त्म हो चुका होता है। तो आपको कम से कम नवंबर तक जब आप सिलेबस ख़त्म करोगे, देन यू कैन रिवाइज प्रॉपरली 2 महीने में, देन यू कैन डू सैम्पल पेपर्स, कि आप अपने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो लिख कर 3 घंटे। या फिर अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ कोई भी ट्यूशन जाते हो वहाँ के अपने भी टेस्ट होंगे वो भी आप दोगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पहले कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसका एवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ और बच्चों में आपको देखो एक और छोटी सी बात बताता हूँ जो मेरे को अभी ध्यान आ रही है। अकाउंटेंसी में बहुत सारे बच्चे की जो गलती होती है वो बताता हूँ क्या होती है। आप जब अकाउंट्स करते हो सॉल्व घर के अंदर, तो आप प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं लगाते, आपका फोकस रहता है लेट से कि मैं जल्दी से कर लूँ। अब एग्ज़ाम में जब आपको प्रेजेंटेशन के साथ करना पड़ता है तो वो चीज़ आपको मुश्किल लगती है और उस चक्कर में आपका पेपर छूटता है। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर टास्क आता है कि मैं प्रेजेंटेशन पर ध्यान लगाऊँ या स्पीड पर ध्यान लगाऊँ। अब ये प्रॉब्लम आपको मेनली अकाउंट्स में ही आती है, या तो मैथ्स में आएगी थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको ये चक्कर नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर कोई स्पीड गेम नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसकी एक प्रॉपर टेक्निक है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आप बिल्कुल फुल बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो, चाहे आपको 20-25 मिनट लग रहे हो एक क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चंस जो आप करो उसमें सिर्फ ये सोचो कि मुझे इसको सुपर फास्ट तरीके से करना है, सॉल्व करना है एकदम स्पीड के साथ, इसमें जैसे कोई मेरी प्रेजेंटेशन देख ही नहीं रहा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने हाथों को, अपने माइंड को दोनों ही कोऑर्डिनेशन में ढाल के रखना है। मतलब वही वाली बात हो गई कि अगर कोई प्लेयर है, लेट्स से विराट कोहली, वो सिर्फ कवर ड्राइव ही मारे जा रहा है और स्ट्रेट ड्राइव प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और फाइनल एग्जाम में या फाइनल टेस्ट में या फाइनल मैच में उसको स्ट्रेट ड्राइव खेलना पड़े तो थोड़ा मुश्किल होगी। तो वो क्या करेगा, दोनों ही चीज़ों की, दोनों ही शॉट्स की प्रैक्टिस करेगा नेट्स पर। तो आपको ये करना है, प्रेजेंटेशन भी साथ में चलानी है और स्पीड भी साथ में चलानी है। स्पीड के 3 क्वेश्चन इसलिए रखे क्योंकि अभी स्पीड बनानी, क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन तो एक में भी कर लोगे तो वो यूनिफॉर्म है, सब में सेम रहेगी, सीख जाओगे, लेकिन ये चीज़ करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसी तरह आप मैथमेटिक्स में एक छोटी सी चीज़ करो, अपने फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनाओ जिसको बोलते हैं फॉर्मूला कॉपी। अभी से उसको बनाना शुरू कर दो सो दैट कि जब एग्ज़ाम से पहले आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले देखने हो वो आपके हाथ से खुद लिखे हुए। और मेरा सजेशन इसमें आपको ये है कि खुद लिखना फॉर्मूले कॉपीज़ में फॉर्मूले, कहीं से फ़ोटोकॉपी या किसी के मांग के मत करना कि चलो उसने दे दिया मैं ऊपर से देख रहा हूँ, उसका फ़ायदा नहीं है। मैंने इस पर जब मैंने स्टडीज़ करी, मैंने रिसर्चेस पढ़ी कि बच्चों के लिए इफेक्टिव स्टडीज़ क्या होती हैं, तब मुझे पता लगा कि जब बच्चे खुद राइट डाउन करते हैं वो ज़्यादा रिटेन रहता है और उसका इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा रहती है। तो फार्मूला कॉपी अपनी खुद बनाना। सेम काम आप कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, बीएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। इनमें आपको मेन पॉइंट्स पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसमें अपने मेन पॉइंट्स की एक छोटी सी माइंड मैप्स बनाओ, समरी चार्ट्स बनाओ, या कॉपी के अंदर समरी बनाकर फॉर्म में लिखो, लेकिन अपने हाथ से लिखो। ये चीज़ें बच्चों आप अभी से शुरू कर दो। आप देखो आपकी तैयारी में एक, जिसको कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे 85, 90, 95 मार्क्स भी ला सकते हैं अभी अपनी गिवन तैयारी के हिसाब से, लेकिन आपको अब लेवल ऑफ कंपटीशन जो देख रहे हो आज समाज में आपके साथ जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको 95 से भी और ऊपर लाना है। आपका टारगेट अगर बड़ा है तो बेसिकली ये छोटी छोटी बातें वो पुश देंगी आपको, जिससे आप 95 से 100 वाला जो दायरा होता है उसमें आओगे। इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस यही था कि मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा अपनी जो मन की बातें हैं वो शेयर करूं। आपको ये ज़रूर बताऊं कि प्लीज़ अपने टाइम को रिवर्स कैलकुलेट करना, अपने सारे सिलेबस को रिमेनिंग टाइम के अंदर फिट इन करना, ठीक है। चलो बाकी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी, अपनी वीडियोज़ में तो मिल ही रहा हूँ। और कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। देखो, क्योंकि आपके दोस्त भी हो सकता है इस समय लाइटली बैठे हों, लेकिन उनको भी अब अलर्ट हो जाना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का ये वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, नॉर्मल अपनी पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।